वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र भाई है का आदर्श धर्म गुरु आसाराम बापू जी। राजनीति में आपका आदर्श नेता नितिन गडकरी। अच्छा, मुकाबले के दौरान आपके दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? हमको करना है। एक आदर्श पहलवान जिससे आप प्रेरणा लेते हैं? भारत जनार्दन सिंह जी नेपाल बॉर्डर पर ISI बहुत तेजी से अपना जाल बिछा रहा है और वहाँ पर कोई विरोध करने वाला हिंदू नेतृत्व तो नहीं डेवलप हो पा रहा है कि आप वहाँ पर काम करिए। ठीक है, काम करिए। मेरे अंदर आज तक भी डर नाम की क्या चीज होती है ये मैं नहीं जाना। नहीं। राम जन्मभूमि के मोमेंट में ही संघ के संपर्क में आया। एक प्रचारक मिले थे, वीरेंद्र जी करके नाम था। आप सुने होंगे कि बॉर्डर पर कभी AK-47 बरामद होता था, लड़िया पर AK-47 बरामद हुआ। मदीना मस्जिद वाली घटना के बाद भी महाराज जी के साथ हमारी गिरफ्तारी हो गई थी। हमारे ऊपर लगा केस पर केस लदने हम 14,000 रुपया उस समय मलवा पहलवान को सहयोग किया। या कहा इतना पैसा तो हम जिंदगी में देखे ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जीवन के क्लास में कक्षाएं नहीं चलती हैं, वहाँ महीने भर की छुट्टियां भी नहीं होती हैं कि आप आराम कर सकें, इसलिए स्वयं को सीखना पड़ता है। वहाँ आपको कोई सिखाता नहीं। तो जीवन में जो सीखने की प्रवृत्ति होती है वो आपको अपने अंदर विकसित करनी होती है और उसमें जो सहायक होते हैं वो हमारे अनुभवी लोग होते हैं, जो जीवन में अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। वो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लगातार ऐसे वरिष्ठ जनों से बातचीत करते हैं। तो आज हमारे साथ राकेश सिंह पहलवान जी हैं। तो राकेश सिंह पहलवान एक स्वयं में एक जाना पहचाना नाम है, परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन जीवन के बहुत सारे छुए अनछुए पहलुओं पर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो समाज के लोगों को पता नहीं होती हैं। तो जब वो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में बताता है तब लगता है कि हाँ, इसकी प्रामाणिकता है। तो राकेश सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। जैसे हमने आपका नाम बताया ही जी। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपके जीवन का सफ़र शुरू हुआ, जो माता पिता जिनकी वजह से आप इस धरा पर आप आए, उनके बारे में ज़रा हमें बताइए। वो जन्म स्थान और जो प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में ज़रा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। उमेश जी, मेरा पैतृक गांव गगहा है, गोरखपुर से 40वें किलोमीटर पर, बड़ा रोड पर। मेरे बाबा 4 भाई थे। सबसे बड़े मेरे बाबा थे, बाबू शिवपूजन सिंह जी। उसके बाद जो हमारे परिवार के मालिक थे, मुखिया थे, बाबू रामबचन सिंह जी, जिनका एक समय में बड़ा नाम था। गोरखपुर में 2-4 बड़े उद्योगपतियों में जिनका अपना स्थान था। उनके बाद वाले बाबा बाबू काशीनाथ सिंह जो मेरे गांव पर रहते थे। सबसे छोटे बाबा मेरे बाबू रघुराज सिंह जी थे, जो नौतनवा में रहते थे और लक्ष्मीपुर से अच्छा। सन 67 में जनसंघ से वो विधायक रहे। सबसे बड़ी बात कि मेरे चारों बाबा कुश्ती के शौकीन रहे और स्वयं पहलवानी किए। बाबू शिवपूजन सिंह जो सबसे बड़े मेरे बाबा थे, अच्छा, उनके उनके लड़के थे मेरे पिताजी स्वर्गीय श्रीनिवास सिंह। मेरी माता जी कालिंदी देवी थी। अच्छा। और मेरा ननिहाल हरिहरपुर एक गांव है इस समय गोलघर में। हरिहरपुर वही जो मानल पार्क के पास जी होता है। जी जी, बिल्कुल। मेरे नाना भी अपने समय के बड़े संभ्रांत और सुप्रसिद्ध लोगों में थे, स्वर्गीय चंद्रभान सिंह जी। तो जैसे आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो जी। हुई वो कहाँ से हुई? हमारी जो दादी थी, अच्छा। हम लोग काकी कहते थे, तो वो मेरे पटीदारी के एक भैया थे, रिखई भैया हम लोग कहते थे, उनके साथ वो भेज देती थी। वो पटरी और बोरा घर से लेके जाना पड़ता था। और फिर बाद में सरस्वती शिशु मंदिर में, क्योंकि बाबा गोरखपुर आ गए आप? जी। अच्छा अच्छा। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई हुई 7वीं तक। उसके बाद बाबा नौतनवा ले गए कि अपने पास पढ़ाएंगे। और वहाँ जा कर के ये कह लीजिए कि चूँकि विधायक जी के नाती थे तो स्कूल में भी पूरी छूट थी और गलत लड़कों की उसका साथ मिल गया, तो जो पढ़ाई वाला लाइन था वो गड़बड़ाने लगा। अच्छा। तो फिर मेरे मालिक जो थे बाबू रामबचन सिंह जी,
जो उनके खास सिपाही और या विश्वास पात्र कह लीजिए, एक बंसू यादव पहलवान थे। लोग यही कहे बाबा वगैरह अच्छा। कि इसका पढ़ाई में गड़बड़ा रहा है, लाइन गड़बड़ा रही है, अब इसको ले चल के पहलवानी कराइए। बंसू यादव के कहने पर बाबा गोरखपुर ले आए हमको, और यहाँ आकर के पक्की बाग अखाड़े में उस समय के गुरु थे स्वर्गीय मुक्तेश्वर सिंह जी। ये 75-76 की बात है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वहीं पर फिर आपका सफर पहलवानी का एमपी शुरू। में एडमिशन हुआ, डीवी इंटर कॉलेज में, अच्छा। और पक्की बाग अखाड़े जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे ईश्वर की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई। फिर मेरे वही बाबा, छोटे बाबा थे बाबू रघुराज सिंह जी, वो मुझे दिल्ली ले गए। उनको बड़ा शौक था कि मेरा नाती पहलवान हो जाए, अच्छा। तो दिल्ली हनुमान गुरु का अखाड़े में उन्होंने वो किया। वहाँ गए, वहाँ काफी दिन हम रहे। वहाँ से फिर आए पक्की बाग अखाड़े में ही। तो यहाँ आए तो मतलब, अब चूंकि लंबे चौड़े थे, थोड़ा अच्छे हो गए थे, हमें लगता था कि फिर पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसके पहलवानी के नाते ही होती चली गई। होती चली गई। हर जगह एक सम्मान मिलता चला गया। और चूंकि तब गोरखपुर छोटी जगह थी, बिल्कुल बिल्कुल। अखबार में एक फोटो छप जाओ, आदमी मशहूर हो जाता था। डीबी से एमपी में आ गया। एमपी में आए तो स्कूली खेलकूद का कार्यक्रम था यहाँ पर डीबी में ही। अच्छा। तो मैं महानगर में फर्स्ट आ गया। मार्कंडे सिंह जी गेम टीचर थे। जब मैं आया तो मार्कंडे सिंह जी गेट पर फील्ड में कुछ करा रहे थे, लेकिन हम जब आए तो उनको जानकारी हो गई, कहे कि पहलवान राकेश सुना तुम फर्स्ट आ गए, चलो बहुत बहुत बधाई हो। और तुरंत वो पॉकेट में से वो निकाले एक कागज और कलम, और लिखे कि हीरा स्वीट हाउस कचहरी चौराहे हुआ था, हाँ बिल्कुल। था। तो उनको लिखे कि इनको एक समोसा और एक बर्फी अच्छा। दे दिया जाए। अब वो समझिए, मुझे ऐसे लगा कि मैं गया समोसा और बर्फी खा के, मैं बहुत उस समय संपन्न परिवार का था और इस पर कोई कीमत नहीं थी मेरे लिए, लेकिन उनके द्वारा वो लगा कि मुझे मेरी उपलब्धियों के नाते उसको रिकग्नाइज किया गया है। तो मुझे इतनी खुशी हुई जिसकी कोई सीमा नहीं। और वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। ये समझ लीजिए कि फिर हमें लगा कि हाँ अब मन से करना चाहिए। फिर मैं पहलवानी करने लगा, फिर अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और अच्छे पहलवान मित्र बन गए। फिर मन से पहलवानी होने लगी, ग्रेजुएशन किया। अच्छा। हाँ, गोरखपुर मैं विश्वविद्यालय। पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन हो गया। कुश्ती की वजह से आपको सारे सम्मान मिले। हाँ, पढ़ाई भी उसी के साथ हुई। फिर रेलवे में सर्विस भी लगी। अच्छा। और नौकरी की स्थिति ये थी कि तब हम मिनिमम मैक्सिमम और ये नहीं जानते थे क्या होता है, क्योंकि हमारे जो सीनियर थे सारे जूनियर क्लर्क और चपरासी खलासी यही भर्ती होते थे। अब पन्ना उन्ना लाल पहलवान जैसे व्यक्ति, भारत जनार्दन सिंह व्यक्ति, ये लोग, ये रामाश्रय वगैरह सब लोग जूनियर क्लर्क मिनिमम पर भर्ती हुए। अच्छा। और मैं भी वहीं ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, जिसमें ये सुनील गावस्कर और वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया टीम आई थी, ये सब लोग आए थे। तो इसमें 2 खिलाड़ी थे, तो उनको डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती किए। फिर मेरे समझ में आया, फिर मैं गया अधिकारियों से बातचीत किया, या रणजी के ट्रॉफी खेल खेल के कोई आता है तो आप उसको सीधे इंस्पेक्टर बना देते हैं, क्यों ऐसा? तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि मेरे बाद जो भी पहलवान भर्ती हुए सबको एक अच्छा सम्मानजनक रेलवे ने देना शुरू किया। अभी आपकी नौकरी के पहले। नौकरी पहले ही हो गई। क्या नाम है पत्नी का? इंदु सिंह नाम है पत्नी का। अच्छा। शुद्ध गृहिणी है। तो बच्चे कितने हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, दोनों पुत्र हैं। दोनों पुत्र हैं, अभिषेक सिंह और अभिजीत सिंह। राजनीति में आपका पदार्पण कैसे हुआ, कब? राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। गोरख पीठाधीश्वर मंत अवैधनाथ जी महाराज, वो चुनाव लड़े थे। महाराज जी का मोहद्दीपुर में चूंकि रामपाल सिंह जी की रिश्तेदारी हो रही थी और वो नए नए लोग थे, तो यहाँ हमारे बाबाही में कोई पोस्टर वगैरह उनका नहीं लगने दे रहे थे। उनका महाराज जी बुलाए तो मैं गया। और फिर उनके मोहद्दीपुर 4 फाटक पर उनकी सभा हुई। मैं गया, नीचे खड़ा हो गया, वो बड़े खुश हुए। फिर वो जहां भी जाते थे हमको ले जाना सब लोग। फिर तो वहां से आपको राजनीतिक प्रेरणा मिली? वहाँ प्रेरणा वो भी चुनाव लड़ने का नहीं, इतने था कि हाँ इनको सब इनके साथ साथ रहना चाहिए, अच्छे व्यक्ति हैं, एक संत आदमी है। राम जन्मभूमि के मूवमेंट में ही संघ के संपर्क में आया। अच्छा। और संघ के संपर्क में एक प्रचारक मिले जो उस समय आरोग्य मंदिर में इलाज करा रहे थे, वीरेंद्र जी करके नाम था। तो गए तो उनकी सादगी देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ। फिर मेरा रेलवे का बंगला था और मेरे घर पर चूंकि संघ पर प्रतिबंध लगा था उस समय, अच्छा। ढांचा जब गिरा तो हमारे यहाँ बैठक वैठक होने लगी। चूंकि एक गोरखनाथ मंदिर में लगी थी आईटीसी। अच्छा। जो संघ का जो प्राथमिक वो होता है, आईटीसी
ओटीसी मेन होता है और आईटीसी उसके पहले 1 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। तो उसमें संघ के क्षेत्र प्रचारक थे माननीय ओम प्रकाश जी। तो मैं उनके संपर्क में आ गया था। एक दिन रात में 11 बजे फोन आया उनका मेरे पास कि राकेश जी क्या कर रहे हैं, सोए हैं, कहना आप आ सकते हैं क्या? उनका इस समय कहना एक इमरजेंसी मीटिंग है, आ जाते हैं। तो मैं गया और उस समय प्रांत प्रचारक थे ज्योति जी और सह प्रांत प्रचारक थे डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। अच्छा। और इन तीनों के साथ एक चौथा मैं था। हमारी बैठक शुरू हुई तो फिर वो है कि बॉर्डर पर नेपाल बॉर्डर पर आईएसआई बहुत तेजी से अपना जाल बिछा रहा है अच्छा। और जगह जगह मदरसे बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं और वहां पर कोई विरोध करने वाला हिंदू नेतृत्व नहीं डेवलप हो पा रहा है। हम क्यों? क्योंकि वहां की राजनीति माफियाओं के हाथ में है। तो हम लोग चाहते हैं वहाँ हिंदू नेतृत्व डेवलप हो। हमसे ठीक है, हमसे क्या अपेक्षा है कि आप वहां पर काम करिए। हमसे ठीक है, काम करेंगे। फिर चुनाव आ गया 93 का। अच्छा। तो हमसे कहा गया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। हमसे उसके लिए तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, बच्चे भी छोटे छोटे थे और मेरे पास नौकरी के अलावा उस कोई वो नहीं था। अब मतलब आर्थिक पारिवारिक वो स्रोत। जो था, कारोबार सब चौपट हो चुका था, क्योंकि चूंकि मेरे बाबा जनसंघ से विधायक थे, इमरजेंसी में छापा पड़ा, सब ठेका पट्टा सब छूट गया, कारोबार सब बंद था, कोई काम नहीं था उस समय। मेरे लिए नौकरी ही सब कुछ था। मैंने कहा भाई देश से बढ़ के तो कुछ नहीं है, अगर देश की बात है तो हम छोड़ देंगे नौकरी। और उसके बाद से चुनाव लड़ाया गया। कौन सा क्षेत्र था? लक्ष्मीपुर अच्छा, लक्ष्मीपुर विधानसभा। बॉर्डर का के नाते भेजा गया वहां पर। और जितने बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, माफिया, ये सब लोग, उन सबका वर्चस्व वहां पर था। वीरेंद्र प्रताप वीरेंद्र शाही, शाही वहाँ के विधायक थे भी शायद। हाँ, उसके पहले 2 बार विधायक रहे। अमरमणि त्रिपाठी, अखिलेश सिंह, हरशंकर, पंडित हरशंकर तिवारी जी का वहाँ पूरा वर्चस्व था। ही पूरे बॉर्डर पर कभी AK-47 बरामद होता था, लड़िया पर AK-47 बरामद हुआ, अच्छा। तो उसका झोला कछोला वो मिल रहा है। स्थिति वहां की ये थी कि पुलिस की गाड़ी में स्मगलिंग होता था। बॉर्डर पर तो बीएसएफ टाइट होती थी, सेना टाइट होती थी। तो वहां के जो उग्रवादी और आतंकवादी होते थे विदेशों से, वो सीधे नेपाल आते थे। नेपाल में आने के लिए तो उनको पासपोर्ट वीसा चाहिए, नेपाल के माध्यम से वो सीधे आते थे, खेतों के माध्यम से इधर मदरसों में वो आ रुकते थे। अच्छा। और वहां पर जब स्थिति नॉर्मल हो जाती थी, वो धीरे से गाड़ी में बैठा के लिया के नौतनवा ट्रेन पर या बस पर बैठा देते थे, दिल्ली पहुंच जाते थे। अब इसको सब लोग समझ नहीं पाते थे। बिल्कुल। इसका विरोध होना शुरू किया हमने, तगड़ा विरोध किया इसका, इसको लेके कोई समझौता हमने नहीं किया। फिर उनके जब चुनाव के लिए भेजा गया, फिर गया, लड़ा। और चूंकि वहां पर उस साल बसपा और सपा का गठबंधन हो गया अच्छा अच्छा अच्छा। 93 में, और डी ग्रेड की सीट पर भेजा गया मुझे। और मैं अपने बल पर वहां का वो माहौल खड़ा कर दिया था कि बीबी सिलनंदन ने सर्वे करके अपने उस पर बताया था कि महाराजगंज में 2 सीट भाजपा की कंफर्म है अभी पर। एक हमारा बताया था बॉर्डर से राकेश सिंह पासवान, और दूसरा चंद्रकिशोर का महाराजगंज से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चंद्रकिशोर जीत गए और हम कुछ षड्यंत्रों के शिकार हो गए। ये हम मात्र उस माहौल में, जो कि बसपा सपा का गठबंधन था, और उसमें मात्र मैं 2300 वोट से हारा। फिर 96 में स्थिति आई। तो 96 में और अमरमणि हमारे पहले विधायक थे, और उसके बाद से ये तीसरे पर चले गए। ये कांग्रेस अच्छा, से थे, अमरमणि। ये कांग्रेस से थे ये। और फिर मैं पर्चा दाखिला की बात नहीं बताया गया। अंतिम समय में वीरेंद्र प्रताप शाही गए थे कम से कम 150 गाड़ियों का काफिला लेकर के। और वहां पर मैं, जब हमको देखे तो पूछे पहलवान आप कैसे? उनके चुनाव लड़ने आए। वो पार्टी ने तो दूसरे एक ब्राह्मण को दिया था टिकट। हम कहा नहीं, हाँ वो हमको अब कहा गया है। और क्या सिंबल? उनका सिंबल ये रहा हमारे पास। मेरे पास सिंबल आ गया अच्छा। था। तो क्या कि ऐसा है, ये गए अपना बाहर, अपने लोगों से बातचीत किए और आए, हमसे कह के ऐसा है कि पहलवान अब मैं जा रहा हूँ गोरखपुर, क्योंकि अगर आप भी लड़ेंगे हम भी लड़ेंगे तो ये राजपूत गुट बढ़ जाएगा। और तो इस नाते मैं जा रहा हूँ, और वहाँ आपके जो लोग होंगे उनको बोल दीजिएगा। हम कैसा ही सुनिए, हम कहें मैं
आपको जान के चुनाव लड़ने आया था कि आप वहां से लड़ते हैं, आप विधायक रहे हैं। जा आप रहे हैं, मैं नहीं रहा हूँ, और मैं पार्टी से लड़ रहा हूँ, तो इस नाते न मैं वहां बोलूंगा न यहाँ बोलूंगा। तो इस नाते कि अच्छा भाई जाइए, जो मन करो करिए। चुनाव में वही बदतमीजी अमरमणि के लोगों ने किया, अमरमणि ने किया। उनका बरगदवा की सभा में मंच वंच उखड़वा फेंकवाया उनका, वो लोग भी ठीक हो गए। जैसे बीच में हमने चर्चा किया कि योगी आदित्यनाथ जी, तो योगी आदित्यनाथ जी के साथ आपका राजनीतिक अनुभव? महाराज जी का तेवर शुरू से कट्टर हिंदुत्व का रहा, और अभी वो सांसद नहीं थे तभी से वो हर गलत बात का विरोध करते थे, और हिंदुत्व के मुद्दे पर वो कोई समझौता नहीं करते थे। और चूंकि हमारा भी संगठन ने वही काम दिया, हिंदू जागरण मंच का अध्यक्ष बना दिया, तो हिंदुत्व जागरण के काम के लिए महाराज जी हमारे लिए ठीक थे। सबसे पहला हिंदू संगम हमने नौतनवा में किया, वहां पर जनता चौक पर ये जगह जगह हिंदू संगम हम लोग करने लगे। फिर मायावती की सरकार आई, उन्होंने बैन लगाने की बात की, तो महाराज जी का अब क्या होगा, हमका नाम बदल दिया जाए, इसका राष्ट्र रक्षा रैली कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, तो फिर आप देखे होंगे हिंदू संगम के बाद राष्ट्र रक्षा रैली होने लगी। अब इसको कौन मना करेगा, कौन नहीं चाहेगा राष्ट्र की रक्षा हो, जब समाज में जागरण हो। और इसका बड़ा अच्छा वो रहा, आपको जान के अच्छा लगेगा कि हिंदू नववर्ष भी होता है, या कोई नहीं जानता था। तो जब हमें संस्कार भारती का काम दिया गया, तो गोरखपुर में सबसे पहले हम लोगों ने तय किया, एक अच्छे लोगों की टीम थी हमारे साथ, डॉक्टर रायसुराचार्य जी भी पद्मश्री मिला, डॉक्टर जीपी शाही थे, आशीष जी उस समय वहां नगर प्रचारक थे। ये हम लोगों की बैठक हुई, ये हुआ कि भाई ठीक से किया जाए कि लोग जाने। तो वो हिंदू नववर्ष पर यह तय हुआ कि एक मेला लगाया जाए, और उस मेला में जो कुछ विभूतियों को सम्मानित किया जाए। उसमें ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग, एक साल तो हमारा ट्रायल में चला गया, लेकिन उसका इतना अच्छा लाभ मिला हमको कि 2 रुपए का कूपन हमने संघ के सभी संगठनों को दिया कि आप लोग इसको दीजिए, जगह जगह पहुंच बांटिए, और जब इससे परिवार आएंगे देखेंगे और हमारे जानेंगे कि हिंदू नववर्ष ये है, प्रतिस्पर्धा को हमारा वो मेला लगना शुरू हुआ। और इतना अच्छा वो हुआ कि सम्मानित करने की जब सूची बनने लगी, तो आपको एक और आश्चर्य बताएं कि हमने उसमें भोलानाथ जी का नाम आया। अच्छा, भोलानाथ जी प्रयाग से बांसुरी वादक थे, और वो हरि प्रसाद चौरसिया के असली गुरु थे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और वो उस समय पागल हो चुके थे, सन की एकदम। भोलानाथ जी का जब गोरखपुर में कार्यक्रम हुआ कि सम्मानित किए जाएंगे, तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, यह लोग अपना पूरा इक्विपमेंट लेकर के आए, क्योंकि वो उनके बारे में जानते थे। और वो पागल जब बजाना शुरू किए, तो फिर सारे लोग रिकॉर्डिंग किए हुए। फिर उस मंच से हमने बताया कि कारण ये सनकी क्यों हो गए, कि हरि प्रसाद चौरसिया को इन्होंने 7 साल बांसुरी सिखाई। अच्छा। और फिर कहा कि बेटे तुम जा, अब किसी प्रकार से बंबई में लता मंगेशकर के सामने अपनी बांसुरी प्रस्तुत कर। बताएं आपको कि उनको काफी दिन लगा, किसी प्रकार से वो लता जी का समय मिला, लता जी ने उनको सुना, और सुनने के बाद कहा कि ठीक है, हमारी कोई भी रिकॉर्डिंग होगी उसमें इनकी बांसुरी मस्ट होगी, वो अवश्य होगी उसमें। उसके बाद उसी दिन से हरिप्रसाद चौरसिया हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब उनको पूछा गया कि आपके गुरु कौन हैं, तो उन्होंने बंबई वाले का एक दलाल का नाम ले लिया जो उनके साथ मिलवाया था। अच्छा। और यहाँ भोलानाथ जी को शॉक लग गया। मुझे उनको हमने सम्मानित किया, तो इंडिया टुडे में एक छोटा सा समाज छप, उसमें इसके भोलानाथ जी के बारे में छापा। हरिप्रसाद चौरसिया को इसकी जानकारी हुई, जब समाज थू करने लगा, आए प्रयाग में कार्यक्रम किया, भोलानाथ जी के चरणों में 1 लाख रुपया रख करके माथा रखा उनके चरणों में, और सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगा, और कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम जो कुछ है इनकी देन है, हमारे असली गुरु ये है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, उस मेला की देन थी कि उस गुरु को अपना शिष्य स्वीकार किया, और शिष्य ने गुरु स्वीकार किया, और कुछ दिन के बाद ही भोलानाथ जी शरीर छोड़ गए। ये संस्कार भारती देन है। आज देख रहे होंगे
कि 1 जनवरी को लोग अब कम मनाना शुरू किए हैं। अब हम लोग ये चैत्र नववर्ष को लोग मनाना शुरू कर दिए कि हाँ हमारा असली वो है, शुरुआत हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा मतलब कुल मिलाकर के जो आपका जो है सफर रहा है, जो राष्ट्र के प्रति जो चुनौतियां थी ये उसके प्रति जो आपका समर्पण रहा है, उसकी वजह से आप जो है अपनी धारा बदलते गए। इस दौरान निश्चित रूप से आपके परिवार पर बड़ा असर पड़ा होगा, बच्चों पर बड़ा असर पड़ा होगा। असर पड़ा। तो एक गृहिणी के नाते आपकी पत्नी जो है, लेकिन ये कुछ बोली नहीं, हर प्रकार से ये उनको परिवार को आपका सहयोग नहीं मिल पा रहा होगा। हमारा सहयोग तो नहीं मिला, लेकिन परिवार का सहयोग हमें मिलता रहा कि हम कुछ भी गलत सही कर रहे हैं। धर्म पत्नी का सहयोग आपको मिला, चलिए ठीक है, और उन्होंने अपना दायित्व निभा करके बच्चों का पालन पोषण बेहतर तरीके से कर दिया होगा। किया वो। बिल्कुल बिल्कुल। बताएं आपको कि 2007 में दंगा हुआ गोरखपुर में, एक व्यापारी राजकुमार अग्रहरी की हत्या बिल्कुल कुछ लोगों ने कर दिया। पुलिस की गाड़ी से खींच के उसकी हत्या की गई, मुसलमानों ने की। अब ये कहना पड़ रहा है, तो अगर FIR हो गया होता तो बवाल नहीं होता। तो बवाल की जड़ तो सपा गवर्नमेंट थी, उनका साथ था, और इस तरीके का हुआ। और उसके बाद हम लोगों की गिरफ्तारी हुई, पडरौना कार्यक्रम से हम लोग आ रहे थे, सबकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी हो गई। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो गिरफ्तारी जी। अच्छा, उसके पहले भी हम लोग की कई बार गिरफ्तारी हुई। मदीना मस्जिद वाली घटना के बाद भी महाराज जी के साथ हमारी गिरफ्तारी हो गई थी, जिसमें गोरखपुर में कर्फ्यू लग गया था। वो KL मीना DM था, हमारे ऊपर लगा केस पर केस लगने। तकलीफ उस समय हुआ कि हम लोग जेल में थे महाराज जी के साथ। उस समय मेरे घर पर मुलायम सिंह यादव ने छापा मरवाया। उनके कहने पर ये जगमोहन यादव जो IG स्पेशल आया था, अच्छा, वो इतना क्रैश किया हमको कि मैं तो जेल के अंदर था, नहीं तो वो हमारी भी हत्या करा देता। लेकिन मेरे घर पर वो छापा मरवाया, मेरे घर पर AK-47 रखवा करके वो बरामद कराना चाह रहा था। पुलिस वाले जिस समय छापा मारे, मेरा छोटा भाई रेलवे में गार्ड था, वो बिस्तर पर लेटा था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। 2-3 जगह से पैर फ्रैक्चर था, जाड़े का समय था, चूंकि रजाई ओढ़े था। पुलिस वाले आए और वो उठा नहीं। अब उसका तो दोनों पैर फ्रैक्चर, तो उठे कैसे? अच्छा। रजाई सहित खींचा उसको, मेरा भाई नीचे गिर गया। और जब वो हल्ला गुल्ला मचा, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, तो वो AK-47 वाली कहानी उनकी नहीं हो पाई। पूरे घर में छापा मारा, पता नहीं क्या वो करना चाह रहे थे लोग। और फिर हम लोग को बदले की भावना से भावना से जितने केस हो सकते थे सब लाद दिया। मेरे पर गैंगस्टर लगा दिया, डकैती लगा दिया, मेरी हिस्ट्री शीट खोल दिया, सब कुछ कर दिया। और दुर्भाग्य है कि वो केस सब अभी तक चल रहे हैं। तो उससे जो है, उससे जो आपका मिशन था जी, तो वो मिशन को तो दबा नहीं पाई होगी पुलिस? कुछ नहीं भाई। और आप लोग के अंदर खिलाफ मैं और हो गया, मेरे सारे असलहे जब्त करा लिया, मेरे सारे असलों का लाइसेंस निरस्त कर दिया। वो तो कमिश्नर कोर्ट में गया, तो उन्होंने, कमिश्नर ने देखा निष्पक्षता से उसकी जांच की जब, तो कहा कि ये तो सारे केस राजनीतिक प्रयोजनता नाते एक तरफा कार्रवाई करके असलहे निरस्त किए गए हैं। इस नाते जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए इनके असलहे बहाल किए जाते हैं। गीता ये कहती है, सौर तेजो धृतिर्दाक्षो युद्धे चाप पलायनम दानमीश्वर भावेश्च छात्र कर्म स्वभावजम। क्षत्रियों का जो गुण बताया था उसमें यही बताया था कि सूरता हो, वीरता हो, और युद्धे चाप पलायनम, यानी अगर आप विद्रोह के साथ खड़े हो गए तो फिर आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता है। तो ये जो संस्कारों में आपको जो है मिला, उस परिवार में, और परिवार की जो श्रृंखला चलती है, जो राजपूतों का परिवार होता है, जो क्षत्रित्व संस्कार होता है, उस संस्कारों का समावेश था आपके अंदर, और वो आपको यहाँ तक जो है आज भी जो है उसी संस्कारों के बदौलत आप जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा, अब जैसे आप लोगों ने मिशन, एक मिशन जो आपका शुरू हुआ, तो देश को अस्थिर करने की जो साजिश चल रही थी, जो ताकतें लगातार सक्रिय थी, उसमें कितनी कामयाबी आप लोगों को मिल पाई? जैसे होता क्या है कि कोई संगठन जब किसी उद्देश्य को लेकर काम करता है तो बहुत तीव्र भाव से वो कार्य करता है, लेकिन सत्ता वगैरह प्राप्ति के बाद वो आंदोलन, वो मिशन शिथिल हो जाता है। तो वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कहेंगे आप इस पर? जो वर्तमान स्थिति
मैं आज जो इस समय इससे एक सत्ता उपहार प्राप्ति देख के रहे बाद हैं, कोई चीज शिथिल हो जाती है, ये माना जाता है। इस समय चूंकि नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है कि वो जो उद्देश्य है उस पर काम चल रहा है। अभी मुझे रेलवे में JIUCC का मेंबर बनाया गया था, तो हमने अध्ययन करने के बाद रखा वहां पर। हम कहा कि देखिए, मैं रेल में था, स्टेशन पर रेलवे लाइन के बीच में एक मजार उस समय था, वो 3x5 का रहा होगा। और अभी जब इधर जाके देख रहा हूँ तो वहां पर 2 बड़े बड़े हॉल बन गए हैं, हॉल में AC लग गया है। यहाँ पर रेलवे प्रेस के सामने जो नमाज होती है, एक पूजा हो, पूजा पद्धति है, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सिस्टम से करिए ना। बिल्कुल। और वहां पर स्थिति है कि एकदम सड़क तक आ जा रहे हैं लोग नमाज पढ़ने, तो मैं उस पर बोलना शुरू किया, विषय रखना शुरू किया। अभी बात शुरू ही नहीं हुई थी, तब तक एक अधिकारी उसमें बोल दिया, अरे ये लिख के दे दीजिएगा इस पर। मैं कहा, चुप, फालतू बात करते हैं। GM के साथ मीटिंग हो रही है, GM को मालूम नहीं होगा कि असलियत क्या है, तो आप सरकार में रखे रहोगे। तो हमने बताया, हम कहे कि ये वो इसकी जांच होनी चाहिए जो बना हुआ है मजार, और अभी तो आपके मनमाफी सरकार है, आपको करेंगे तो इस पर कंट्रोल करें, अगर आप नहीं हटा सकते तो जितना पहले था उस पर करें। किसके सहमति से ये इतना विस्तार हुआ? फिर अभी मुझे आया लिख करके कि हाँ वो लोग तैयार हो गए हैं, और वो ये राष्ट्रीय मतलब अपने पूर्ववत स्थिति में वो मस्जिद आएगी। हाँ, वो मजार जो है वो हटाने के लिए तैयार हो गए हैं। अच्छा। कि ठीक है, हम लोग हटा भी लेंगे, हमको कहीं और जगह दे दिया जाए, उसके लिए भी हुआ कि अंदर कर दिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब काम शुरू हुआ, हमें हटा दिया गया। अच्छा। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता, हम बताएं ना। कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जो है वो कहा गया है ना कि शास्त्रों में कहा गया है कि स्वामिमो पुरुषो ग्रस्ते भूमि सर्पो विलस्यानिम राजा नाम चा विरोधारा ब्राह्मणम च प्रवासिनम। यदि राजा अन्याय का प्रतिकार नहीं करता है और ब्राह्मण प्रवास नहीं करता है, जब वो प्रवास करेगा तभी ज्ञान का विस्तार होगा। और शासक जब किसी अन्याय का प्रतिकार करता है तभी वो किसी को, मतलब समाज में, तभी वो शांति व्यवस्था कायम कर सकता है। तो आपके अंदर वो जो भावना है, आप जब शांति व्यवस्था कायम कर लेते हैं तो फिर आपको दूसरे जगह दायित्व दे दिया जाता है। ये है आपका कार्य, आपके नाम कार्यों की उपलब्धि है, ये व्यक्ति को जिंदा रखती है। बताएं, हम जब रेल में थे तो हम लोग इंटर रेलवे दिल्ली में हो रहा था। वर्ल्ड चैंपियन विशंबर सिंह पहलवान थे, नॉर्दर्न रेलवे के, मिलवाए एक पहलवान से, जिसको पहचानते हो, पहलवान नहीं लग रहा था कोई भिखमंगा टाइप। लेकिन जब नाम बताया, कहेगी ये मलवा पहलवान है, मैं उसके पैर छुआ। मलवा पहलवान का रिकॉर्ड रहा है कि अकेले वो एशियाड में 2-2 मेडल पाने वाले पहलवान रहे हैं। मेरे पास जो था पॉकेट में सब निकाल के दे दिया हमने। गोरखपुर में एक दंगल हुआ, उनके सहायतार्थ मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यक्रम मिला, एंड समय पर मुलायम सिंह मना कर दिया, नहीं आए। हम 14,000 रुपया उस समय मलवा पहलवान को सहयोग किया। और स्टेशन पर वो पहलवान जब जा रहा था तो वो ऐसे पागल की तरफ फेंक दिया, कहा इतना पैसा तो हम जिंदगी में देखे ही नहीं। कहा जब उस समय अर्जुन अवार्ड मिला था 500 मिलता था अर्जुन अवार्ड। और कहा कि पहलवान इतने में हमारी एक बेटी की शादी हो जाए। और आपको बताएं कि मलवा पहलवान गया यहाँ से, और 1 महीने के बाद मलवा मर गया जाके यहाँ से। 1 ही महीने बाद मर गया वो। लेकिन वो एक बहुत बड़ी मतलब एक बड़ा, मतलब सुकून मिला होगा आपको कि चलिए हमें अवसर मिला। ये थी कि वो खोमचा लगाता था, चाट बेचता था, और उसकी पत्नी दूसरों घरों में चौका बर्तन। एक बार हम और हमारे मित्र थे हनुमान पांडे पहलवान, तो हम लोग अभी ऑफिस से निकले, चैम्बर से बाहर एक रिक्शा वाला आ रहा था, हम पैरों को, हम कहा पहलवान क्या हाल चाल, लगा रोने। कहा कि हमारी और आपकी कुश्ती बाली में बराबर हुई थी। बार याद तो पड़ गया, तो उसको मैं लेके आया। फिर मोहद्दीपुर में साहनी वस्त्रालय करके था, कपड़ा लत्ता की व्यवस्था उसकी की है। गीता कहती है ना, प्रकृति स्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान के कारण गुण संगो से सद सद्गुण जन्म से, कि इस प्रकृति में ही स्थित पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों का भोक्ता होता है, और इन्हीं गुणों के आधार पर उनके अगले योनि का निर्धारण होता है। जितना बेहतर आपके अंदर जो संस्कार होगा, इसी संस्कारों के आधार पर गीता कहती है कि आपके अगले जन्म का निर्धारण होगा। तो सामाजिक कार्यों के प्रति जो आपकी रुचि रही है, जैसे आप विद्यालय वगैरह भी आप संचालित करते हैं। मेरे बाबा भी गांव में भी एक स्कूल बनवाया, बाबा ने मंदिर बनवाया। दुर्गा जी का मंदिर बहुत सुंदर हमारे गांव में है।
और मेरे बाबा के नाम से विद्यालय भी चलता है, राम बच्चन सिंह माध्यमिक विद्यालय की। तो धार्मिक क्षेत्र में अगर मैं आपसे बात करूं तो आसाराम बापू जी से आप काफी प्रेरित रहे हैं, कैसे जो है, क्या है इसकी कहानी, क्या बताएंगे? देखिए, संतों के प्रति तो हमारे अंदर शुरू से वो था। देवरा बाबा पास में जुगानी भाई लेके जाते थे। देवराहा बाबा की कृपा थी कि वो हमें आसाराम बापू जी जैसा कोई महान संत के शरण में हम जा पाए। मैं दोनों चुनाव हार चुका था, काफी डिस्टर्ब था। एक दिन रात में 2 बजे रात को हमारे पत्रकार मित्र हैं योगेश श्रीवास्तव जी, उनका फोन आया। तो जब फोन आया तो मैं तुरंत उठा लिया। तो वो कहे कि सोए नहीं है क्या? हम कहे नहीं, नींद नहीं आ रही है। तो वो एक मंत्र बताए कि इसका जाप करिए और अभी नींद आ जाएगी। तो हम, और ये बापू से जाके दीक्षा ले चुके थे, तो मैं वो मंत्र थोड़ी देर जपा। मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे 2-3 दिन तक नींदें नहीं खुले हमारी। एक बार जा रहे थे दिल्ली, बापू जी का कार्यक्रम था, तो हमसे कहे कि आप भी चलिए। मैं ऐसे घूमने के लिए चला गया। वो मंत्र दिए, कहे कि ये मंत्र दे रहा हूँ, एक कान बंद कर लो ये वाला, और इस पर जिसको करना है इसको सुन लो और इसकी जाप शुरू करो। यह 10 माला रोज कर लिया करना, यही तुम्हारा सब कुछ करेगा। बताया उमेश जी आपको कि हमारी गाड़ी में इतना डिस्टर्ब उस समय था, मैं बताया ना कि रात रात भर नींद नहीं आती थी। 1 महीने के अंदर ही मेरे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन शुरू हो गया। मेरी गाड़ी जो ऐसे थी वो एकदम इस तरीके से आ गई इस पर, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। ये उनकी कृपा है, कुछ भी है सब उनकी कृपा है। नहीं, हम देखते हैं कि और आपकी पीड़ा जो है वो जेल में बंद है बापू, और समय समय पर आपकी पीड़ा आप जो व्यक्त करते हैं वो दिखता है, सामने आता है। 4-5 करोड़ शिष्य हैं। नहीं, मतलब आप उनके, और सब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप भी उसमें एक महत्वपूर्ण उसमें से एक शिष्य मैं हैं। भी हूँ। आप अति महत्वपूर्ण शिष्य हैं। लेकिन यह है कि वो जहाँ कहीं भी हो, लेकिन वो आपके हृदय में है। ये साजिश के तहत गए हैं वो। और संत का यही है ना कि अपने लिए नहीं कभी कुछ कहता है भगवान से, बिल्कुल करता है वो जब भी कहेगा समाज के लिए करे। तो आपकी जो है, जैसे इसके अतिरिक्त, राजनीति और पहलवानी के अतिरिक्त कोई, इसके अलावा भी कोई शौक था आपका? गाना बजाना, साहित्य? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन कुश्ती के प्रति इतना मेरा जरूर वो रहा कि सोचता था कि कुछ करूं कुश्ती के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझे नहीं मौका मिला। हो सकता है इस वक्त कुछ और मंजूर हो। वो जो मैत्रीपूर्ण संबंध है जीवन में, उसको कितना आप महत्व देते हैं? वही असली संबंध है वैसा, क्योंकि मित्र जो संबंध निभाता है वो कोई नहीं निभा सकता। इसके अलावा जितने भी संबंध हैं ये सब एक समझौते के तहत होते हैं कि हमारा ये काम है, आप अगर सहयोग करें तो ठीक, नहीं तो हम दूसरे को कर लेंगे। और यही हाल आज मतलब मित्रवत संबंध इतने प्रगाढ़ होते हैं कि मित्रवत संबंध जैसे जीवन साथी कहा गया है। पत्नी से रक्त संबंध नहीं होता है व्यक्ति का, उसको संस्कारों से जोड़ दिया जाता है, इसीलिए उसको साथी शब्द नाम दिया गया है। और चाणक्य ने तो इसमें लिखा भी है ना कि जो है, विद्या मित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्यायादि तस्य औसत मित्रम धर्मम मित्रम मृत्युस्य च। कि विद्या विदेश में मित्र होती है जब कोई साथ नहीं देता है। भार्या मित्रम गृहेषु च, पत्नी घर की मित्र होती है। जब सब लोग अलग बिलग कर देते हैं तो बूढ़ा बूढ़ी एक साथ रह लेते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को देख करके रह लेते हैं। व्याधि अगर हो गई तो दवा आपकी मित्र होती है। और धर्मम मित्रम मृत्युस्य च, मृत्यु के समय जो है बाकी कुछ नहीं साथ में जाता। जो आपके श्रेष्ठ कार्य होते हैं, जो धर्म है, वही आपके साथ जाता है। अभी मैं बैंकॉक बुलाया गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुश्ती थी, तो चूंकि मैं 1984 में थाईलैंड चैंपियन हुआ था, तो 24 में 40 साल बाद लोग वो करके और हमको मुख्य अतिथि करके बुलाए। तो हमारे मित्र हैं हनुमान पांडे जी, मैं उनसे कहा, वो अभी मेरे साथ गए। लेकिन उस 10 दिन में मैं स्वस्थ था, काफी बीमार, दवा भी चल रही थी। लेकिन हम लोग इतना वो हो गए कि सारी दवाइयां बंद हो गई, न खाने में कोई परहेज, न कोई घूमने फिरने में। ऐसे लगा जैसे ऐसी बैटरी चार्ज हो गई कि आने के बाद से आज तक मैं अपने को एकदम, मतलब तरोताजा महसूस कर रहा हूं। एकदम। तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही, मन को सराबोर कर जो नहला दे मित्र वही, प्रियो वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही, अश्रु बूंद की एक धार से जो दहला दे मित्र वही,
ये मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है मित्र के प्रति जो है। और बार बार कहते हैं ये ऊपर का संबंध है, हाँ। यहाँ आके सब इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान राम ने मित्र शब्द को परिभाषित करते हुए सुग्रीव से कहा था ना कि देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुनेहा। उन्होंने कहा कि देने लेने में कोई संशय होना ही नहीं चाहिए, बल अनुमान हमेशा हित में व्यक्ति लगा रहे, और जब विपत्ति आवे तो उसको 100 गुना और वो चीज बढ़ा दे। भारत का उद्योग पर्व भी मित्र के बारे में मित्र को परिभाषित करता है कि कृतज्ञम धार्मिकम सत्यम क्षुद्रम दृढ़ भक्तिकम, जितेंद्रियम स्थितम स्थित्याम मित्रम त्याग चस्यते। मित्र को धार्मिक होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, कृतज्ञ पूर्ण होना चाहिए। उस ये कलयुग का प्रभाव है या क्या है कि लोग अपने में व्यस्त हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। कि अगर कोई कहे कि मेरे 2-4 मित्र हैं तो जान लीजिए वो आदमी झूठ बोल रहा है। मतलब एक श्रेष्ठ मित्र या बेहतर मित्र एक ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मित्र एक ही होगा, बहुत होगा तो 2 होंगे। बिल्कुल। कोई कहे 3, 4, 10 हमारे मित्र हैं, वो नहीं, वो संपर्क संबंध वाले वो संपर्क ही हो सकते हैं, हो सकते हैं, वो मित्र नहीं है, मित्र नहीं हो सकते। बिल्कुल। अभी आपने बापूजी की बात जो कहा ना, ये बात बीच में कट गई कि तो मैं दीक्षा जब लिया तो मेरी गाड़ी तो ऐसे हो गई और मैं भयंकर मांसाहारी था। अच्छा। मैं 1 मुर्गा डेली खाता था और उसमें मैं कोई समझौता नहीं करता था, और चाय मेरी एक कमी थी, मैं कम से कम 40 कप चाय रोज पीता था। अच्छा। लेकिन वो एक बार भी नहीं कहे और उसी दिन से मैं घृणा हो गई। बिल्कुल। ये भी तो चमत्कार, गुरु का सानिध्य जो है जब श्रेष्ठ जो है नहीं किए, लेकिन उसी दिन से घृणा हो गया हमें। नहीं, कहा गया ना कि साधु नाम दर्शनम पूर्ण तीर्थ भूता ही साधव, कालेन फलेन तीर्थ सद्य साधु समागम। तीर्थ और फल, तीर्थ और व्रत तो जब समय आएगा तब फल देंगे, लेकिन सज्जनों का जो संसर्ग होता है ना, जो दर्शन होता है, वो बार बार जब जब आप उनके सामने जाएंगे तब तब वो फल प्रदान। हीनता जो लोग सिर्फ जो है ये मान के बैठ जाते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये जो दीनता जो प्रकट करते हैं कितनी घातक होती है, क्या कहेंगे आप? जो ये देखिए, पहली बात तो ये कि कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पहले ही मान लेगा तो वैसे ही लड़ाई हार गया। कुछ जगह ऐसी है कि जानबूझ के हारना पड़ता है, जहाँ लड़ाई अपनों से हो जाए वहां तो हारना ही हारना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्यों चुपचाप से बैठ गया हूँ इस समय, क्योंकि मैं माफियाओं से तो लड़ गया। हाँ, जब अपनों से लड़ाई हो जाए। शंकर तिवारी के खिलाफ पत्रकार वार्ता करने की घोषणा करना हुआ, मैं गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अमरमणि का मंच उखड़वा के फेंकवाने वाला मैं हूँ। ओम प्रकाश पासवान के खिलाफ जो सभा हुई थी पीपीगंज में महाराज जी की, उसमें मेन मुलजिम मैं था, तो इन माफियाओं से तो लड़ लिया। आईएसआई की हिट लिस्ट में मैं था, आईएसआई की हिट लिस्ट में। ये विजय कुमार जो इस समय डीजी से रिटायर हुए हैं, अच्छा, हमारे यहाँ पूरी फोर्स भेजे थे हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। हमारे घर पर आए दिन धमकी आती थी, चिट्ठी आता था, फोन पर लोग, हमारे बच्चों को लोग गाली देते थे, कभी पत्नी उठा ली तो उनको उनके साथ बचता। ये सब कैंटोनमेंट में कई बार सूचना दिया गया, लेकिन उसका कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ा। हमारे मिशन में कोई इसके नाते कहीं कोई वो नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इस नाते ये दीनता और पलायनवादिता ये हम लोग की डिक्शनरी में नहीं है। बस ये है कि आदमी सब पूरी दुनिया को जीत सकता है लेकिन अपने से हार जाता है। कि अनुभव के आधार पर इतना कह सकता हूँ कि कोई भी निर्णय भावावेश में नहीं लेना चाहिए, भावुकता में बह करके नहीं लेना चाहिए। निर्णय जब भी हो सोच समझ कर अपने परिवार और अपने वरिष्ठ से जिसको भी मानता हो उसके साथ राय जरूर कर लेना चाहिए। बिल्कुल। बहुत लंबी वार्ता हुई हम लोगों की, चूँकि जीवन की जो कहानी है आपकी इतनी विस्तारित है कि उस पर अभी कई दिन बात की जाए तो कम ही है, लेकिन रैपिड फायर राउंड है जिसमें कुछ सवाल है जिसका आप उत्तर आपसे हम अपेक्षा करेंगे कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है और आप उससे कैसे निपटने में सक्षम हुए हैं, क्या कहेंगे? इसके सामने जो समस्या है उसी को लेकर के हमने नौकरी छोड़े। डर नाम की क्या चीज होती है ये मैं नहीं जाना। बहुत सही। अच्छा, मुकाबले के दौरान आपके दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है?
जो काम करने जा रहा हूँ इस काम को करना है। तो आपके फिटनेस का जो राज है क्या है? फिटनेस का राज ये है कि मैं जब पहलवानी छोड़ा जिस दिन, उस दिन मैं अपना पहलवानी वाला डाइट उसी दिन छोड़ दिया, सात्विक भोजन और सुबह टहलना। आप एक अच्छे लीडर में कौन कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्या कहेंगे? अच्छे लीडर को स्पष्टवादी होना चाहिए। तो जब आपको कड़े निर्णय लेने होते हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? भावुकता में निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो ईश्वर अंदर बैठा है वो प्रेरणा देता है, जो कहता है ये सही है करो तो करना यानी चाहिए। अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं आप। अंतर- बिल्कुल। एक आदर्श पहलवान जो जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, आदर्श पहलवान हमारे रहे भारत भीम जनार्दन सिंह, तो राजनीति में आपका आदर्श नेता? नितिन गडकरी। कथनी करनी में उनको कोई अंतर नहीं। और आपका आदर्श धर्मगुरु? आसाराम बापू जी। आपको तत्काल पर्यटन की दृष्टि से अगर किसी दूसरे देश में जाना हो तो किस देश में जाना पसंद करेंगे? ऐसे तो स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा होती है, लेकिन हमें बार बार सब कहीं घूम के आवे, भारत से अच्छा कहीं नहीं लगता। बिल्कुल, बहुत सुंदर जो है, बड़ा अच्छा लगा जो है आपका जो है जीवन वृत्त जान करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला। दर्शकों, आपने देखा कि राकेश सिंह पहलवान जी ने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी दिया। लेकिन चलते चलते हम यही कहेंगे कि जब हमें पेड़ काटना होता है तो हम कुल्हाड़ी की धार देखते हैं, और कुल्हाड़ी की धार जितनी अच्छी होती है उतना ही जल्दी हम पेड़ काट पाते हैं। तो अगर हमें ये लगता हो कि हम 8 घंटे में कोई पेड़ काट सकते हैं तो 6 घंटे हमें कुल्हाड़ी की धार बनाने पर समय देना चाहिए। यानी जीवन में जो कुछ आप देख रहे हैं, जीवन में जो कुछ भी उपलब्धियां दिखती हैं, उसके लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है व्यक्ति को, और बहुत सारा समय लगाना पड़ता है। कोई भी चीज़ बहुत जल्दी नहीं मिलती, शॉर्टकट का कोई फार्मूला जीवन में नहीं होता है। ये राकेश सिंह पहलवान के इन जीवन संघर्षों से हम ये सीख सकते हैं। राकेश जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उमेश जी, बहुत आपने कृपा किया कि आप हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को इतना महत्व दे करके और हमसे इतना समय बातचीत किए, यह आपने हमारा मान बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।